हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित वीडियो यानी कि ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने दोस्तों 5 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 6ठा नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 160 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 5 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा वीडियो ग्राम विकास अधिकारी मॉडल पेपर के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर भी टेस्ट है वो दे सकते हैं। देखिए, 160 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। 200 नंबर का ये पेपर है वो रहने वाला है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न है वो दोस्तों 1.25 अंक का रहेगा। इसमें देखिए, ये जो भाग दे रखे हैं, इन्हीं भागों के संदर्भ में दोस्तों अपना ये मॉडल पेपर है वो पढ़ेंगे। दोस्तों, यहां पर देखिए, सबसे पहले अपन भाग 1 में राजस्थान संस्कृति व राजस्थान इतिहास के 24 प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि 30 अंक के रहने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न, मेवाड़ उदयपुर में देश हितैषणी सभा की स्थापना कब हुई थी? बताइए, मेवाड़ उदयपुर में देश हितैषणी सभा की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो दोस्तों, ये हुई थी 2 जुलाई 1877 को। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देश हितैषणी सभा की जो स्थापना है वो दोस्तों महाराजा सज्जन सिंह की अध्यक्षता में की गई थी। ये भी आपको इसमें याद रखना है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, लालनाथ जी, चोखननाथ जी और सवाई दास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित हैं? लालनाथ जी, चोखननाथ जी और सवाई दास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो ये जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जसनाती संप्रदाय से ये संबंधित है। आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, रणथंबोर के चौहान शासक हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी? रणथंबोर के चौहान शासक हमीर देव ने यानी कि हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी? नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, क्या नाम था? तो दोस्तों, मीर मोहम्मद शाह को दोस्तों शरण दी थी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और इनके साथ में दोस्तों केहब्रू भी था, ये भी आपको याद रखना है, केहब्रू। ठीक है, मीर मोहम्मद शाह और केहब्रू इन दोनों को शरण दी थी दोस्तों। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन सही। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 8वीं से 12वीं सदी के समाज में राजस्थान में प्रचलित अधिकारी अक्सपटलिक का संबंध किससे था? बताइए, ये जो अधिकारी था अक्सपटलिक, इसका संबंध किससे था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका संबंध दोस्तों राज्य में आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला अधिकारी, राज्य में आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला अधिकारी है, उसको कहते थे दोस्तों अक्सपटलिक। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 1857 की क्रांति के दौरान देशी रियासत और पॉलिटिकल एजेंट का युग्म सुमेलित कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, एक तरफ रियासत है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल एजेंट है। देखिए यहाँ पे दोस्तों, कोटा रियासत के जो पॉलिटिकल एजेंट थे, कोटा रियासत के दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट थे, वो कौन थे? तो यहां पर देखिए, जो कोटा रियासत के थे दोस्तों मेजर बटन। ठीक है, कौन थे दोस्तों? मेजर बटन। जोधपुर के थे दोस्तों मोकमेसन और जयपुर के थे दोस्तों कर्नल ईडन और उदयपुर के थे दोस्तों मेजर सावर्स। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 2 1, 3 4 2 1 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए, इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 3 4 2 1। ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें माधो सिंह व गोविंद का संबंध किस किसान आंदोलन से था? माधो सिंह व गोविंद का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों ये अलवर किसान आंदोलन से इनका संबंध था। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए दोस्तों, मंडोर शाखा के निम्न प्रतिहार शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? मंडोर शाखा के दोस्तों प्रतिहार शासकों का सही कालानुक्रम क्या है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इसमें नागभट्ट प्रथम, रज्जिल,
भोज द्वितीय और भावुक दे रखा है। तो दोस्तों इनमें सबसे पहले आएगा इसमें कौन, तो इसमें आएगा दोस्तों रज्जिल, रज्जिल आएगा इसमें सबसे पहले। फिर आएगा दोस्तों इसमें देखिए नागभट्ट प्रथम, यह आएगा दूसरे नंबर पे। फिर आएगा दोस्तों इसमें भोज द्वितीय 3 नंबर पे और भावुक ये 4 नंबर पे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा BACD, BACD इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया? राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें, बताइए, तो वो है दोस्तों मेवाड़ को। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मेवाड़ उदयपुर का दोस्तों विलय कर इसे संयुक्त राजस्थान है वो नाम दिया गया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम क्या है? ट्रिक थी, ट्रिक के माध्यम से दोस्तों मैंने आपको काफी बार बताया भी है, जमा भटो, जय मां भय टो, ठीक है, ये ट्रिक है। जैसे हो जाएगा जलाल खां, यानी कि सबसे पहले कौन गया? जलाल खां। कौन से ऑप्शन में है? देखिए इसमें और इसमें है, पहले और तीसरे में। फिर मां से हो जाएगा दोस्तों मान सिंह, तो देखिए ये रहा पहला नंबर का ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। जैसे जलाल खां, मां से मान सिंह, भय से भगवंत दास और टो से टोडरमल। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 10 नंबर का प्रश्न है, महान कवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सूर्यमल मिश्रण के बारे में दोस्तों अपने को कौन सा कथन है असत्य है वो अपने को यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए वंश भास्कर इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है, किसका? सूर्यमल मिश्रण का, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, पहला कथन इसमें सत्य है। दूसरा देखिए, सूर्यमल मिश्रण बूंदी के हाड़ा शासक सुरजन हाड़ा के दरबारी कवि थे, तो ये गलत हो जाएगा, सुरजन हाड़ा के दरबारी कवि नहीं थे ये दोस्तों, महाराव राम सिंह के दोस्तों ये दरबारी कवि थे। तो ये अपना सुरजन हाड़ा है वो गलत दे रखा है इसमें। इनकी कविता से बहादुरी की भावना का उदय होता है, बिल्कुल सही बात है। सूर्यमल मिश्रण को आधुनिक राजस्थानी काव्य के नव जागरण का पुरोधा कवि माना जाता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी शब्द का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? राजस्थानी शब्द का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? तो दोस्तों प्रथम विद्वान कौन थे? तो वो थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनकी पुस्तक का नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन सही। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मुंडियारी ख्यात का विषय है, मुंडियारी ख्यात का विषय है वो क्या है? तो दोस्तों वो है मारवाड़ के राठौड़, मारवाड़ के राठौड़। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इसको दोस्तों दयालदास री ख्यात भी कहते हैं और ये दयालदास द्वारा रचित है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, बरसारेरी मोमल हालीने ए हालीजेरे देख नामक लोकगीत प्रदेश के किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो दोस्तों ये मोमल है वो गीत है वो जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाने वाला एक श्रृंगारित लोकगीत है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जैसलमेर। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व लोक वाद्य यंत्र नहीं है? बताइए कौन सा तत्व लोक वाद्य यंत्र नहीं है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों मादल। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मादल, ठीक है। ये तत्वाद्य यंत्र नहीं है, बाकी रावणता है, रवाज है, बपंग है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा मादल दोस्तों एक अवनद वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किस लोक देवता ने जीवित समाधि ली थी? बताइए जीवित समाधि किसने ली थी? तो दोस्तों वो ली थी रामदेव जी ने। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जीवित समाधि ली थी इन्होंने। नेक्स्ट आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में ओलंदी क्या है? राजस्थान में ओलंदी क्या है? ओलंदी दोस्तों नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को दोस्तों ओलंदी कहते हैं। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा मेला वर्ष में एक बार से अधिक बार आयोजित होता है? कौन सा मेला वर्ष में एक बार से अधिक बार आयोजित होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए।
तो वो हो जाएगा दोस्तों जीर्ण माता मेला। जीर्ण माता मेला दोस्तों चैत्र और अश्विन माह में ये क्या आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन सही। 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए युग्म सुमेलित कीजिए। कौन सा युग्म है वो इसमें देखिए युग्म सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए महावीर जी दोस्तों, महावीर जी में कौन सी होली खेली जाती है बताइए दोस्तों। देखिए एक तरफ दोस्तों यहाँ पर है कोडामार होली, पत्थर मार होली, और दोस्तों लठमार होली और देवर भाभी होली। तो यहाँ पर देखिए इसमें देखिए दोस्तों महावीर जी में लठमार होली है वो खेली जाती है दोस्तों, यानी कि महावीर जी की लठमार होली है वो दोस्तों क्या है प्रसिद्ध है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर देखिए बिनाय की दोस्तों कोडामार, अजमेर बिनाय की कोडामार होली है वो प्रसिद्ध है। और ब्यावर की दोस्तों, ब्यावर की होली है वो देवर भाभी की होली है वो प्रसिद्ध है ब्यावर की। और बाड़मेर की दोस्तों पत्थरमार होली है वो प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा 3-1-4-2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए तेरहताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है। तेरहताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रामदेव जी को। ये रामदेव जी को समर्पित है दोस्तों। ठीक है, तेरहताली नृत्य। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा दोस्तों ये नृत्य है वो किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 20 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस ख्याल का मुख्य चरित्र मीडिया कहलाता है। किस ख्याल का मुख्य चरित्र मीडिया कहलाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कन्हैयालाल ख्याल का। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म का क्या करना है चयन करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें डोरिया साड़ी सांगानेर गलत हो जाएगा दोस्तों। डोरिया साड़ी तो कहाँ की प्रसिद्ध है कोटा की। ठीक है, अजरक प्रिंट बगरू गलत हो जाएगा। अजरक प्रिंट तो दोस्तों बालोतरा की प्रसिद्ध है, बालोतरा बाड़मेर। लकड़ी के खिलौने दोस्तों कोटा गलत हो जाएगा। लकड़ी के खिलौने बस्सी चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध है। नमदा टोंक ये बिल्कुल सही है। 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आभूषण अंग सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे जो मेमंद आभूषण है वो सिर पर पहना जाता है, बिल्कुल सही है। करदनी आभूषण दोस्तों ये कमर पर पहना जाता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। झालरा आभूषण है वो दोस्तों कंठ में पहने जाता है, कंठ का आभूषण है, बिल्कुल सही है। जेला नाक गलत हो जाएगा। जेला आभूषण दोस्तों ये कान का आभूषण है। किसका कान का आभूषण है। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। किस लोक देवी की थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है तनोट माता को। तनोट माता को दोस्तों थार की वैष्णो देवी है वो कहा जाता है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 24 नंबर का प्रश्न है, किसान आंदोलन एवं देशी रियासतों के युग्म में सही सुमेलित नहीं है। किसान आंदोलन एवं देशी रियासतों के युग्म में सही सुमेलित नहीं है। तो वो कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो अपने को बताना है। देखिए नीमूचना जो किसान आंदोलन है ये अलवर से संबंधित था, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। डाबड़ा किसान आंदोलन दोस्तों जोधपुर, ये अपना इसमें क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो डाबड़ा है ये डीडवाना परगना के अंदर है दोस्तों ये डाबड़ा। तो ये अपना इसमें जोधपुर है वो गलत दे रखा है। दूधवा खारा किसान आंदोलन बीकानेर से संबंधित था और बरड़ किसान आंदोलन ये बूंदी से संबंधित था। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक विकास से संबंधित 24 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। 30 अंक का दोस्तों ये पाठ है वो रहने वाला है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें देखिए वर्ष 2022-23 में राजस्थान निम्न में से किन फसलों के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। बताइए प्रथम स्थान पर कौन सी फसल के अंदर है राजस्थान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें देखिए
राई एवं सरसों में प्रथम स्थान है, बाजरा में प्रथम स्थान है और गुआर में प्रथम प्रथम स्थान है। ज्वार और सोयाबीन में नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी, इन तीनों में दोस्तों राजस्थान है वो प्रथम स्थान है देश में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर दोस्तों विचार करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए अब 2 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है। यहाँ पर देखिए, कृषि एवं संबंध क्षेत्र में स्थिर 2011-12 कीमतों पर वर्ष 2024-25 में गत वर्ष की तुलना में 5.05% की वृद्धि दर्ज की गई है। बिल्कुल सही बात है। वर्ष 2024-25 में फसल क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन प्रचलित कीमतों पर 1.95 लाख करोड़ रुपए रहा है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 और 2 दोनों सत्य है। 27 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, रिक्को द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं। रिक्को द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं। तो ये जो विकसित किए गए हैं ये दोस्तों कहाँ किए गए हैं? तो दोस्तों ये किए गए हैं जोधपुर, कोटा, अलवर, श्री गंगानगर। जोधपुर, कोटा, दोस्तों जोधपुर, कोटा, अलवर, श्री गंगानगर में ये 4 एग्रो फूड पार्क है वो विकसित किए गए हैं। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल है। राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये सरकारी उपक्रम है। क्या है? सरकारी उपक्रम। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये एक सरकारी उपक्रम है, ठीक है। और राजस्थान की पहली सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिल है ये, राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 29 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सिंचाई परियोजना स्थान सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। यहाँ पर देखिए बाकली जो सिंचाई परियोजना है ये जालोर में है, बिल्कुल सही बात है। बैथली सिंचाई परियोजना दोस्तों 12 में है, बिल्कुल सही है। छापी सिंचाई परियोजना यहाँ पर गंगानगर दे रखा है, गलत हो जाएगा। ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये झालावाड़ में है। कहाँ पर है? झालावाड़ में। और भीमतल सिंचाई परियोजना ये बूंदी में है, बिल्कुल सही है। 3 नंबर का ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, सेई परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है? सेई परियोजना का संबंध निम्न में से किस बांध से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जमाई बांध से। जमाई बांध से संबंधित है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। जमाई बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए दोस्तों सेई परियोजना के तहत सुरंग के माध्यम से दोस्तों सेई बांध का पानी है वो जवाई बांध में डाला जाता है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 31 नंबर का प्रश्न है, युग्म सुमेलित कीजिए। एक तरफ लिप्ट नहर है, दूसरी तरफ लाभान्वित जिले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जय नारायण व्यास, दोस्तों जय नारायण व्यास लिप्ट नहर से लाभान्वित कौन कौन से जिले होते हैं? तो दोस्तों जोधपुर और जैसलमेर, जोधपुर और जैसलमेर लाभान्वित होते हैं। चौधरी कुंभाराम लिप्ट नहर से दोस्तों लाभान्वित जिले हैं हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू। तो दोस्तों हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू। तो यहाँ पर देखिए हनुमानगढ़ और चूरू दे रखा है, ये हो जाएगा। और पन्नालाल बारूपाला लिफ्ट नहर, जिसको दोस्तों गजनेर लिफ्ट नहर के नाम से पहले जाना जाता था, इससे दोस्तों लाभान्वित जिले हैं बीकानेर और नागौर। तो ये हो जाएगा बीकानेर और नागौर। और डॉक्टर करणी लिफ्ट नहर, इसका पहले नाम था कोलायत लिफ्ट नहर, और इससे लाभान्वित जिला है दोस्तों बीकानेर और जोधपुर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा जोधपुर, बीकानेर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2। 3 4 1 2 इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 4 1 2 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 32 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में सूखे से निपटने हेतु नोडल विभाग है। सूखे से निपटने हेतु नोडल विभाग कौन सा है? तो वो है आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग। आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य वित्त निगम की स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य दोस्तों वित्त निगम की जो स्थापना है वो कब हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1955 में। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1955 में। 34 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है? बताइए कौन सा महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। ये खनिज आधारित उद्योग है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा?
दोस्तों देखिए इसमें क्या है, क्या पूछा है, राजस्थान में खनिज आधारित उद्योग है। ठीक है, यानी कि खनिज आधारित उद्योग वे होते हैं जो खनिजों को अपने कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। राजस्थान में खनिज आधारित उद्योग दोस्तों सीमेंट, जस्ता, संगमरमर, ग्रेनाइट, इमारती पत्थर, मिट्टी के बर्तन, मूर्ति उद्योग ये आते हैं। तो यहाँ पर है दोस्तों खनिज आधारित उद्योग है। तो खनिज आधारित उद्योग दोस्तों इसमें सीमेंट भी है, ठीक है, संगमरमर भी है। तो यहाँ पे कूट भाषा में पूछा गया क्या? बिल्कुल, देखिए कूट भाषा का प्रश्न है ये, ठीक है। क्या है? कूट भाषा का ये प्रश्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए कूट भाषा में उत्तर देना था कि कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है। तो जस्ता गलन उद्योग है खनिज आधारित उद्योग, सीमेंट उद्योग भी खनिज आधारित उद्योग है, संगमरमर उद्योग भी दोस्तों खनिज आधारित उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है, ये खनिज आधारित उद्योग है नहीं है। तो यहाँ पर एबीडी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एबीडी। तो एबीडी कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 35 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ उद्योग है, दूसरी तरफ स्थिति है। एक तरफ उद्योग है, दूसरी तरफ स्थिति है। यहाँ पर देखिए सोडियम सल्फेट, दोस्तों सोडियम सल्फेट ये उद्योग है दोस्तों, कहां पर है? तो दोस्तों सोडियम सल्फेट उद्योग डिडवाना में, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे टायर और ट्यूब उद्योग दोस्तों अलवर में है, बिल्कुल सही बात है। विद्युत मीटर उद्योग दोस्तों जयपुर में है, ये भी बिल्कुल सही है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए रासायनिक उर्वरक अजमेर, ये गलत हो जाएगा। दोस्तों राजस्थान में कई रासायनिक उर्वरक केंद्र है, जैसे कि चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड जो कोटा में है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स जो डीडवाना में है, श्री राम फर्टिलाइजर्स ये भी कोटा में है। तो यहाँ पर अजमेर है वो गलत दे रखा है। 4 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 36 नंबर का प्रश्न है, असंगत युग्म का क्या करना है? चयन करना है। असंगत युग्म का चयन करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें अनुच्छेद 243 डी, अनुच्छेद 243 डी इसमें क्या है? तो इसमें SC SC महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया गया है, बिल्कुल सही बात है। और 243 ई में दोस्तों पंचायतों का कार्यकाल से संबंधित है ये अनुच्छेद, बिल्कुल सही बात है। 243 आई ये दोस्तों राज्य पंचायतों के कार्य, ये गलत हो जाएगा। 243 आई में दोस्तों राज्य वित्त आयोग का गठन से संबंधित है ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। और 243 के ये राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये असंगत युग्म है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 37 नंबर का प्रश्न है, निम्न संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के बारे में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक, ठीक है। अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ओ तक ये जोड़े गए दोस्तों पंचायती राज में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 38 नंबर का प्रश्न है, कथन 1 और कथन 2 दे रखा है, अपने को बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही है। यहाँ पर देखिए राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड राज्य में डेयरी विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए एक प्रमुख संस्था है। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड राज्य में डेयरी विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए एक प्रमुख संस्था है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए RCDF की स्थापना 1967 में जयपुर में की गई, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। देखिए RCDF, हाँ दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो जयपुर में तो की गई, लेकिन 1967 इसमें गलत दे रखा है। इसकी स्थापना दोस्तों 1977 में की गई थी, ठीक है, 1977 में की गई थी। तो यहाँ पर इसमें पहला कथन सही है, दूसरा इसमें गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें कथन 1 सही है, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 39 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ये हुई थी 2012 के अंदर, 2012 में। और इसका मुख्यालय दोस्तों कहां पर है? जयपुर में। नेक्स्ट आगे देखिए, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए।
मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के संबंध में दोस्तों अपने को असत्य कथन का क्या करना है, चयन करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यह कार्यक्रम 2005-6 में शुरू किया गया, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। वर्तमान में यह कार्यक्रम 5 जिलों के 16 ब्लॉकों में चालू है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। और देखिए कार्यक्रम का 50% वित्त केंद्र सरकार द्वारा पोषित है, तो दोस्तों ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें राजस्थान का दक्षिणी भाग जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है तथा जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता है, मगरा क्षेत्र कहलाता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें तीसरा नंबर का इसमें गलत है, इसमें 25% ही देता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 41 नंबर का प्रश्न है, मीणा समुदाय के संबंध में असंगत युग्म का चयन कीजिए। दोस्तों मीणा समुदाय के संबंध में असत्य यानी कि असंगत युग्म का अपने को क्या करना है, चयन करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मोरनी मांडना ये किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये विवाह की रस्म है, बिल्कुल सही है। और मेवा से दोस्तों जंगल में बने घर से संबंधित है, मेवा से, बिल्कुल सही है। पटेल दोस्तों ये गांव का मुखिया होता है, बिल्कुल सही बात है। ओबरी दोस्तों किसको कहते हैं, ओबरी दोस्तों गांव की सबसे छोटी इकाई दे रखा है, जो कि इसमें गलत दे रखा है। ओबरी बोलते हैं अनाज रखने के लिए बनाई गई बड़ी बड़ी जो कोठियां होती है उसको बोलते हैं दोस्तों ओबरी। तो यहाँ पर इसमें ये गलत दे रखा है, गांव की सबसे छोटी इकाई, इसलिए 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, त्रिलोक चंद, दुर्गालाल, गोपाल सेन, स्वर्गीय नाथीबाई का संबंध किस हस्तकला से है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ब्लू पोटरी से दोस्तों इनका संबंध है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि सवाई राम सिंह द्वितीय के समय दोस्तों चूड़ामन व कालूराम कुमार ने दोस्तों दिल्ली में भोला नामक कलाकार से ब्लू पोटरी की कला सीखकर ये जयपुर में इनकी शुरुआत की थी। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, 43 नंबर का प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। यहाँ पर देखिए, डूंगरपुर जिले का जेठाना गांव लकड़ी की कलात्मक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। डूंगरपुर जिले का जेठानी गांव लकड़ी की कलात्मक मूर्तियों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, तो ये इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, भोजन करते समय थाली रखने के लिए लकड़ी से बना पाट बेबान कहलाता है। दोस्तों ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भोजन करते समय थाली रखने के लिए लकड़ी से बना पाट बेबान नहीं कहलाता है, वो क्या कहलाता है दोस्तों, उसको बोलते हैं बाजोट। क्या बोलते हैं, बाजोट बोलते हैं दोस्तों। तो ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। बेबान तो किसको बोलते हैं, बेबान बोलते हैं दोस्तों कावड़ कला का एक रूप है ये बेबान, जो लकड़ी से बनी मंदिर नुमा आकृति होती है, ठीक है। और ये चलता फिरता दोस्तों मंदिर होता है जिसको देवी विमान भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक सही है, दूसरा इसमें गलत है, बाजोट आना चाहिए था बेबान की जगह। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कथन 1 सही है। आगे देखिए, यहाँ पे 44 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान में निर्यातकों, आयातकों और निर्यात सेवाएं शुष्क बंदरगाहों, इनलैंड कंटेनर डिपो के रूप में सेवाएं प्रदान नहीं करता है, बताइए दोस्तों। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के निर्यातकों या आयातकों को निर्यात सेवाएं शुष्क बंदरगाहों के रूप में सेवाएं प्रदान नहीं करता, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए कौन सा, तो वो है दोस्तों देखिए, जयपुर करता है, जोधपुर करता है, भीलवाड़ा करता है, लेकिन अजमेर दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा, अजमेर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और भीलवाड़ा, इन जिलों में दोस्तों शुष्क बंदरगाहों की सुविधा उपलब्ध है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी प्लाजा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी प्लाजा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे जयपुर में। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर में, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 44 नंबर का प्रश्न है, बीड़ी, लघु एवं कुटीर उद्योग के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए।
बीड़ी, लघु एवं कुटीर उद्योग के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे अपने को क्या करना है, विचार करना है कि कौन सा कथन है वो सत्य है। देखिए, राज्य में तेंदु पत्ता का प्रयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसके प्रमुख क्षेत्र टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़, कोटा और अजमेर जिले हैं। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें आप सभी को पता होगा टोंक जिले को बीड़ी का शहर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दोनों कथन सही है। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 48 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा बांध चंबल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत नहीं आता। देखिए, गांधी सागर बांध है चंबल नदी पर, बिल्कुल सही है। राणा प्रताप सागर बांध भी है और कोटा बांध भी है, लेकिन यहाँ पे कडाना बांध नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कडाना बांध दोस्तों ये माही नदी पर है गुजरात में। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही। अब देखिए, अपन ने भाग 2 के माध्यम से भी दोस्तों अपन ने 24 प्रश्न है वो पढ़ लिए हैं। अब अपन भाग 3 में भाग 3 के अंदर देखिए भूगोल और प्राकृतिक संसाधन से संबंधित 24 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। 30 अंक का दोस्तों ये पाठ है वो रहने वाला है। बहुत ही शानदार लेवल के दोस्तों ये प्रश्न होंगे। इसमें दोस्तों आपको विश्व के भूगोल के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों अपन यहाँ पे चल रहे हैं, एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं है। और आध्यात्म एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो दोस्तों क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आपको सुनने की कोशिश करना है और जो प्रश्न गलत हो रहा है उसको दोस्तों एक पेन और कॉपी साथ में लेके बैठिए और उसको शॉर्ट में उसको अंकित कर लीजिए उसमें, और जैसे ही पेपर खत्म हो जाए एक बार उनकी रीडिंग मार लेना, पूरा मॉडल पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और मॉडल पेपर दोस्तों आपको पूरा देखना है, पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो वो भी जरूर देख लें। देखिए अपन पढ़ रहे हैं भाग 3 में भूगोल और प्राकृतिक संसाधन के 24 प्रश्न है, 30 अंक के। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 49 नंबर का प्रश्न है, ज्वालामुखी पर्वत से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ज्वालामुखी पर्वत से संबंधित निम्न कथनों पर दोस्तों अपने को क्या करना है, विचार करना है। यहाँ पर देखिए 2 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि उपयुक्त में से सही कथन कौन सा है वो बताना है। देखिए यहाँ पे देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है चिली का एकांकागुआ पर्वत है जिसकी ऊंचाई 7021 मीटर है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आगे देखिए यहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत इक्वेडोर का कोटोपेक्सी पर्वत है, बिल्कुल सही बात है, जिसकी ऊंचाई 5897 मीटर है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो ज्वालामुखी से संबंधित बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 50 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ पठार है दूसरी तरफ स्थान है, एक तरफ पठार है दूसरी तरफ स्थान है। तो यहाँ पर देखिए किम्बरली दोस्तों, ये जो किम्बरली है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, किम्बरली है वो दोस्तों आप सभी को पता होगा दोस्तों, किम्बरली ये ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित है। ठीक है, तो यहाँ पर कहां पर है ये किम्बरली, तो दोस्तों इसमें देखिए जो किम्बरली जो पठार है, ठीक है, वो कनाडा में है दोस्तों। कहां पर है, कनाडा में है ये किम्बरली पठार। नहीं कनाडा नहीं, किम्बरली दोस्तों यहाँ पे देखिए मस्क्रीन और लोरेंसियन और अनातोलियन। तो यहाँ पर इसमें देखिए दोस्तों जो किम्बरली है ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है। कहां पर है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में है। और दोस्तों यहाँ पे जो मस्क्रीन है ये दोस्तों हिंद महासागर में है। कहां पर है, हिंद महासागर में। और दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें लोरेंशियल जो पठार है ये दोस्तों कहां पर है, तो ये कनाडा में, ठीक है। और दोस्तों अनातोलियन है ये दोस्तों तुर्की में है। कहां पर है, तुर्की में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डीसीबीए कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा डीसीबीए। नेक्स्ट आगे देखिए विश्व का सबसे ऊंचा
सॉरी, विश्व का सबसे बड़ा ऊनी वस्त्र उद्योग यानी कि ऊनी वस्त्र निर्माण करने वाला क्षेत्र कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा ऊनी वस्त्र निर्माण करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें देखिए, याद रखना है दोस्तों आपको यहाँ पर जो यार्कशायर है, यार्कशायर है, ठीक है। ये दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा ऊनी वस्त्र निर्माण करने वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना। कहां पर है ये? ब्रिटेन में। नेक्स्ट है, आगे देखिए यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न है, किलिमंजारो पर्वत निम्न में से किस महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है? तो कौन से महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है? तो दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। तंजानिया अफ्रीका में स्थित है। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। 53 नंबर प्रश्न है, इरावती नदी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्न कथनों पर अपने को क्या करना है? विचार करना है। इरावती नदी से संबंधित है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यह नदी म्यांमार के मध्य से प्रवाहित होती है। यह नदी म्यांमार के मध्य से प्रवाहित होती है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, यह नदी उत्तर अंडमान सागर में अपना जल विसर्जित करती है। ये कथन दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। ये कथन है वो इसमें गलत है। देखिए इसकी सहायक नदी चिंदविन है। इसकी सहायक नदी है वो दोस्तों क्या है? चिंदविन है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें कौन कौन सी कथन सही है? तो पहला और तीसरा कथन है वो क्या हो जाएगा? सही है इसमें। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पहला और तीसरा इसमें सही है। आगे देखिए, राजस्थान में कितने जिलों की सीमा 2 सीमावर्ती राज्यों से मिलती है? बताइए, राजस्थान के कितने जिलों की सीमा 2 सीमावर्ती राज्यों से मिलती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 4, ठीक है। बांसवाड़ा की सीमा दोस्तों मध्य प्रदेश और गुजरात से मिलती है। डीग की सीमा दोस्तों हरियाणा और मध्य प्रदेश से मिलती है। धौलपुर की सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है। और हनुमानगढ़ की सीमा हरियाणा और पंजाब से मिलती है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 55 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से बालू का स्तूप के कौन से प्रकार को नेबखा कहा जाता है? बताइए, निम्न में से बालू का स्तूप के कौन से प्रकार को नेबखा कहा जाता है? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नेबखा, तो दोस्तों ये कहते हैं सब्र कापिस बालू का स्तूप। सब्र कापिस बालू का स्तूप। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये सब्र कापिस बालू का स्तूप क्या होते हैं? ये छोटी छोटी झाड़ियों के घास के पास यानी कि घास के झुंड के आसपास दोस्तों बालू रेत का दोस्तों जमाव हो जाता है, ठीक है। और फिर वो धीरे धीरे दोस्तों उनकी औसत ऊंचाई है वो 5 मीटर तक हो जाती है। तो उसको कहते हैं दोस्तों ये सब्र कापिस बालू का स्तूप। 4 नंबर ऑप्शन सही। 56 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग से संबंधित निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। यहां पर देखिए, इसमें अपने को बताना है कि दोस्तों कौन सा कथन है वो इसमें दोस्तों सही है। सही कथन का अपने को क्या करना है? चयन करना है। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए इसका क्षेत्रफल, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्रफल की बात हो रही है, इसका क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 23.3% भाग है। ये दक्षिणी पूर्वी पठार हाड़ौती क्षेत्र है, ठीक है। तो ये तो दोस्तों लगभग 7% भाग पे फैला हुआ है, 6.9% के आसपास है। तो ये 23% इसमें गलत दे रखा है। देखिए इस क्षेत्र में राज्य की लगभग 11% जनसंख्या निवास करती है, ये भी इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, इसमें दोनों के दोनों क्या है? गलत है। दोनों के दोनों इसमें गलत है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई भी सही कथन नहीं है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 57 नंबर का प्रश्न है, कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर खैरतल, तिजारा, भरतपुर, डीग जिले निम्न में से कौन से जलवायु प्रदेश के अंतर्गत शामिल है? तो बताइए कौन से जलवायु प्रदेश के अंतर्गत है ये शामिल है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है CWG। CWG क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं दोस्तों ये। तो ये CWG है, ये दोस्तों उपाद्र जिले में आते हैं दोस्तों ये। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे
राजस्थान का सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व निम्न में से कौन सा है? राजस्थान का सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व है वो दोस्तों कौन सा है? तो वो है बीड़ मुहाना कंजर्वेशन रिजर्व, जयपुर। ठीक है, बीड़ मुहाना कंजर्वेशन रिजर्व जयपुर, ये दोस्तों राजस्थान का सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व है। और सबसे बड़ा है शाहबाद कंजर्वेशन रिजर्व, जो 12 के अंदर है, वो है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 59 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले में पाई जाने वाली घास है। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर जिले में पाई जाने वाली घास है, तो वो कौन सी है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि सेवन, दामन, करड़, अंजन, ठीक है, ये घास है वो दोस्तों जैसलमेर जिले में पाई जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो सोरसन घास है ये दोस्तों 12 जिले में पाई जाती है। कहां पर? याद रखना दोस्तों, 12 जिले में ये पाई जाती है। और ओलेवरी घास है ये दोस्तों जोधपुर में पाई जाती है, जोधपुर के समीप ओसिया क्षेत्र में इनमें पाई जाती है। ठीक है, और सुगनी दोस्तों, ये सुगनी घास है, ये इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सुगनी घास है ये दोस्तों जैसलमेर में पाई जाती है। और ये जो खस घास है, खस घास तो दोस्तों टोंक, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, इन जिलों में दोस्तों ये पाई जाती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 60 नंबर का प्रश्न है, भूरी या पीली, भूरी या पीली भूरी मिट्टी राजस्थान के किन किन जिलों में पाई जाती है? तो दोस्तों बताइए, भूरी या पीली भूरी मिट्टी राजस्थान के किन किन जिलों में पाई जाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक। भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक जिलों में ये पाई जाती है। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार वर्ष 2001 से 2011 के दौरान राजस्थान के कितने जिलों में साक्षरता दर में कमी हुई है? 2000 जनगणना 2011 के अनुसार वर्ष 2001 से 2011 के दौरान राजस्थान के कितने जिलों में साक्षरता दर में कमी हुई है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों 2 जिलों में साक्षरता दर में कमी हुई है। ठीक है, एक तो दोस्तों बाड़मेर में और एक चूरू के अंदर, इन दोनों में दोस्तों कमी हुई है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये आपको इसमें याद रखना है। और वर्दी की मैं बात करूं तो दोस्तों वर्दी वाला जिला है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 62 नंबर का प्रश्न है, डीटी लकड़ावाला समिति के रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी उपभोग क्रमशः ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में है। डीटी लकड़ावाला समिति की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कैलोरी उपभोग क्रमशः ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी। राजस्थान की प्रति व्यक्ति कैलोरी उपभोग ग्रामीण क्षेत्र में है 2400 और शहरी क्षेत्र में है दोस्तों 2100। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 63 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य में अकाल के प्राकृतिक कारण है। बताइए, अकाल के प्राकृतिक कारण है वो क्या है? अकाल के दोस्तों प्राकृतिक कारण है वो क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, शुष्क जलवायु बिल्कुल है, उच्च तापमान ये भी प्राकृतिक कारण है। ठीक है, पशुपालन की पिछड़ी दशा ये अकाल के प्राकृतिक कारण नहीं है, वनों का अभाव है और अनुपजाऊ मिट्टी है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4 5, 1 2 4 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे निम्न में से असुमेलित विकल्प का क्या करना है? चयन करना है। दोस्तों एक तरफ खनिज है, दूसरी तरफ प्राप्ति स्थल है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें दोस्तों देख सकते हैं, देखिए जिप्सम का जो प्राप्ति स्थल यानी कि जिप्सम कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये जामसर से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जामसर, बिसरासर जो बीकानेर में है वहां से ये प्राप्त होता है। इसके अलावा दोस्तों नागौर से भी होता है, जैसलमेर से भी होता है, बाड़मेर से भी होता है। रॉक फास्फेट बदवासी ये गलत हो जाएगा। रॉक फास्फेट का तो दोस्तों उत्पादन है वो जामर कोटड़ा से होता है। ठीक है, और सिक्कर के करपुरा से भी होता है, बिरमानिया से भी होता है। तो यहाँ पर दोस्तों झामर कोटड़ा आना चाहिए था, बदवासी इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, यूरेनियम का जो उत्पादन है वो दोस्तों उदयपुर में उमरा से प्राप्त होता है, यूरेनियम कुराड़िया से भी प्राप्त होता है, सिक्कर में खंडेला की पहाड़ियों से भी होता है। थोरियम का जो उत्पादन है वो दोस्तों सरदारपुरा
भीलवाड़ा सरदारपुरा से दोस्तों थोरियम का भी उत्पादन होता है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे CII त्रिवेणी वाटर इंस्टीट्यूट की स्थापना राजस्थान में कहाँ की गई? CII त्रिवेणी वाटर इंस्टीट्यूट की स्थापना है वो दोस्तों कहाँ पर की गई? इसकी स्थापना दोस्तों जयपुर में की गई। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम सुपर क्रिटिकल परियोजना निम्न में से कौन सी है? राजस्थान की प्रथम सुपर क्रिटिकल परियोजना निम्न में से कौन सी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें छाबड़ा सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत परियोजना। ये प्रथम सुपर क्रिटिकल परियोजना है दोस्तों राजस्थान की। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कहां पर है ये? 12 में है। नेक्स्ट है, आगे देखिए यहाँ पे 67 नंबर का प्रश्न है, थारपारकर नस्ल की गाय राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में पाई जाती है? थारपार नस्ल की गाय राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों थार को पारकर, यानी कि थार क्षेत्र कौन सा है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, सांचौर, इन क्षेत्रों में दोस्तों ये पाई जाती है। तो यहाँ पे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 68 नंबर का प्रश्न है, मिश्रित पर्णपाती वन क्षेत्र में वर्षा का वार्षिक औसत कितना रहता है? मिश्रित पर्णपाती वन क्षेत्र में वर्षा का वार्षिक औसत कितना रहता है? तो दोस्तों वर्षा का जो वार्षिक औसत है वो रहता है दोस्तों इसमें 50 से 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 50 से 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, राजस्थान जमींदारी व विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया। राजस्थान जमींदारी तथा विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया। तो दोस्तों ये पारित किया गया दोस्तों कब? तो ये 1959 में पारित किया गया। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1959 में। 70 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से असुमेलित का चयन कीजिए। दोस्तों निम्न में से असुमेलित का क्या करना है? चयन करना है। दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान और स्थान, राष्ट्रीय उद्यान और स्थान यहाँ पर दे रखा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ पर है? तो दोस्तों ये असम में है, बिल्कुल सही है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश दे रखा है, गलत हो जाएगा। कहां पर है ये दोस्तों? ये उत्तराखंड में है दोस्तों। कहां पर है? उत्तराखंड में है। तो यहां पर ये देखिए 2 नंबर का है वो सही सुमेलित नहीं है। गिर है वो गुजरात में है और कान्हा मध्य प्रदेश में है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 71 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संशोधित राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है? संशोधित राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों 20% मैदानी भागों में और 60% पर्वतीय भागों में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है 33%। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए इसकी स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी। जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना दोस्तों कब की गई? तो ये देखिए 1985 दे रखा है, गलत हो जाएगा। ये इसकी स्थापना दोस्तों 1974 में की गई थी। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। 1974 में इसकी स्थापना है वो की गई थी। यह कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के त्रिजंक्शन क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। बताइए कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसमें दोस्तों पहला गलत तो दूसरा सही है, पहला गलत इसमें दूसरा सही है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कथन सेकंड सही है इसमें। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब अपन दोस्तों भाग 4 में सामान्य विज्ञान से संबंधित 8 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान से संबंधित है दोस्तों 8 प्रश्न है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे। और दोस्तों 10 अंक का ये पाठ है वो रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें देखिए एक घरेलू परिपथ में सभी युक्तियों को जोड़ा जाता है। एक घरेलू परिपथ में सभी युक्तियों को जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? तो दोस्तों समांतर क्रम में है वो जोड़ा जाता है। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, समांतर क्रम में।
नेक्स्ट आगे देखिए, संचार उपग्रह के लिए सामान्यतः उपयोग में ली जाने वाली कक्षा होती है। संचार उपग्रह के लिए सामान्यतः उपयोग में ली जाने वाली कक्षा होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भू तुल्यकालिका कक्षा। भू तुल्यकालिका कक्षा, यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 75 नंबर का प्रश्न है, हिप्पोक्रेटस विज्ञान की किस शाखा से संबंधित था? हिप्पोक्रेटस विज्ञान की किस शाखा से संबंधित था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चिकित्सा। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चिकित्सा शास्त्र है। ठीक है, इसके जनक का नाम है दोस्तों हिप्पोक्रेटस, और इसमें रोगों के प्राकृतिक कारणों की दोस्तों व्याख्या है वो की गई है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है 76 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि क्यों फट जाती है, उसका कारण क्या है बताइए? तो क्योंकि दोस्तों जमने के बाद पानी का आयतन है वो बढ़ जाता है, इसकी वजह से वो पाइप है वो फट जाती है। 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 77 नंबर का प्रश्न है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कौन सा बताइए? पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है, तो वो है दोस्तों प्रतिक्रिया का नियम। दोस्तों न्यूटन का दोस्तों प्रतिक्रिया का नियम। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 78 नंबर का प्रश्न है, रक्त हिम घटना होती है। रक्त हिम घटना होती है, तो दोस्तों ये एक प्राकृतिक घटना है। ठीक है, और ये एक शैवाल के कारण होती है दोस्तों। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, शैवाल के कारण उत्पन्न होती है तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। 79 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण है। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है व्यतिकरण। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यतिकरण। नेक्स्ट है आगे देखिए, यहाँ पे 80 नंबर का प्रश्न है, डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, डायनामाइट एक दोस्तों शक्तिशाली विस्फोटक पदार्थ है। ठीक है, और इसकी खोज दोस्तों अल्फ्रेड नोबल ने की थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन द्रव का दोस्तों इसमें प्रयोग है वो किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 5 में करंट अफेयर से संबंधित 8 प्रश्न पढ़ेंगे, और ये 10 अंक का पाठ है वो रहने वाला है मित्रों। यहाँ पर देखिए, बाबा साहेब अंबेडकर संबल योजना की शुरुआत कब की गई? बाबा साहेब अंबेडकर संबल योजना की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों ये शुरुआत है ये कब की गई थी, ये तो सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है 14 अप्रैल 2025 को। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 14 अप्रैल 2025 को। नेक्स्ट आगे देखिए, प्रतिष्ठित द फ्रेड डोरिंगटन सेंट मास्टर पुरस्कार से निम्नलिखित में से किन्हें सम्मानित किया गया? प्रतिष्ठित द फ्रेड डोरिंगटन सेंट मास्टर पुरस्कार से निम्नलिखित में से किन्हें सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किन्हें सम्मानित किया गया? तो वो सम्मानित किया गया दोस्तों सुदर्शन पटनायक को। सुदर्शन पटनायक को। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों रेत कला बनाते हैं। ठीक है, यानी कि रेत से चित्र बनाते हैं दोस्तों ये। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रेत कलाकार है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे निरामय राजस्थान अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? निरामय राजस्थान अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये किया गया जयपुर में। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जयपुर में। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 84 नंबर का प्रश्न है, प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें सम्मानित किया गया है? प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा किन्हें सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो यहाँ पर इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कुमार मंगलम बिड़ला को। कुमार मंगलम बिड़ला को दोस्तों लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 24 अप्रैल 2025 को। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ खिलाड़ी है, दूसरी तरफ संबंधित खेल है।
एक तरफ खिलाड़ी है तो दूसरी तरफ संबंधित खेल है। यहाँ पर देखिए वंदना कटारिया, बताइए दोस्तों वंदना कटारिया कौन से खेल से संबंधित है? वंदना कटारिया, तो दोस्तों वंदना कटारिया दोस्तों भारतीय हॉकी टीम के दोस्तों दिग्गज खिलाड़ी है ये, तो ये महिला हॉकी से संबंधित है। और वैभव सूर्यवंशी ये दोस्तों क्रिकेट क्रिकेट से संबंधित है। पंकज आडवाणी ये दोस्तों बिलियर्ड से संबंधित है। और हिमांशु जाखड़ है वो दोस्तों एथलीट है। हिमांशु जाखड़ है वो दोस्तों एथलीट है, ठीक है, भाला फेंक स्पर्धा में ये भाग लेते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा CDBA। CDBA इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, CDBA। तो यहाँ पर इसमें CDBA 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे भारत के पहले गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? भारत के पहले गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये रखी गई है दोस्तों कहाँ पर? तो ये छत्तीसगढ़ में रखी गई है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 87 नंबर का प्रश्न है, ब्रिक्स गठबंधन से संबंधित है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिक्स गठबंधन से संबंधित है निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों ब्राजील वर्ष 2025 में ब्रिक्स संगठन का अध्यक्ष है। दोस्तों ब्राजील वर्ष 2025 में ब्रिक्स संगठन का क्या है? अध्यक्ष है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ब्राजील में आयोजित की गई थी दोस्तों ये ब्रिक्स सम्मेलन। और देखिए दोस्तों इसमें 6 जनवरी 2025 को इंडोनेशिया को ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बनाने की घोषणा की गई। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दोस्तों दोनों के दोनों कथन है वो क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर सही कथन बताना था, दोनों के दोनों सही है। 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। 88 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर राजस्थान की किस डेयरी को गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित दोस्तों किसे किया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भीलवाड़ा को। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भीलवाड़ा को, ठीक है। अब दोस्तों अब अपन भाग 6 के अंदर कंप्यूटर से संबंधित दोस्तों 8 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। 10 अंक का ये पाठ है वो रहने वाला है मित्रों। देखिए सुमेलित करना है, सुमेलित दोस्तों यहाँ पर करना है। बताइए किसने किसका आविष्कार किया वो बताना है। देखिए चार्ल्स बेबेज ने, दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने विश्लेषिक इंजन का दोस्तों आविष्कार किया था। और जॉन वॉन न्यूमैन ने दोस्तों EDUAC का आविष्कार किया था। और ब्लेज पास्कल ने, दोस्तों ब्लेज पास्कल ने यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। और हरमन होलेरिप ने दोस्तों सारणीय मशीन का आविष्कार किया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें देखिए 3 1 4 2, 3 1 4 2 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसे आमतौर पर आउटपुट डिवाइस समझा जाता है लेकिन इसमें इनपुट की क्षमता होती है? नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा ऐसा डिवाइस है जिसे आमतौर पर आउटपुट डिवाइस समझा जाता है लेकिन इसमें इनपुट की क्षमता होती है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दोस्तों टच स्क्रीन, ठीक है, टच स्क्रीन। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। ये टच स्क्रीन है। अब देखिए टच लेता है, टच दिखाता है, ठीक है, तो ये आउटपुट भी देता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही, टच स्क्रीन। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सीपीयू की सबसे निकट होती है और सबसे तेज मानी जाती है? सीपीयू की सबसे निकट होती है और सबसे तेज मानी जाती है, तो वो है दोस्तों कौन सी? तो वो है रजिस्टर। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। सबसे तेज होती है रजिस्टर और सबसे धीमी होती है वो होती है दोस्तों हार्ड स्मृति, यानी कि हार्ड डिस्क, ठीक है। तो ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 92 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर के हार्डवेयर भागों को आपस में जोड़कर रखने की क्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटर के हार्डवेयर भागों को आपस में जोड़कर रखने की क्रिया है वो क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो कहलाती है क्या? तो वो
कंप्यूटर असेंबलिंग कहलाती है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कंप्यूटर असेंबलिंग कहलाती है। 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 93 नंबर का प्रश्न है, एमएस एक्सेल में सेल्स में दिए गए कमेंट्स क्या कहलाते हैं? एमएस एक्सेल में सेल्स में दिए गए कमेंट्स क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों वो कहलाते हैं सेल टिप। क्या कहलाते हैं? सेल टिप कहलाते हैं। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सेल टिप। 94 नंबर का प्रश्न है, पावर पॉइंट में किस फीचर का उपयोग करके स्लाइड में ऑब्जेक्ट की एनिमेशन जोड़ी जाती है? पावर पॉइंट में किस फीचर का उपयोग करके स्लाइड में ऑब्जेक्ट की एनिमेशन जोड़ी जाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें एनिमेशन। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एनिमेशन। नेक्स्ट है, आगे देखिए 95 नंबर का प्रश्न है, पीसी के छोटे प्रारंभिक प्रोग्राम को क्या कहते हैं? पीसी के छोटे प्रारंभिक प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं बूट प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? बूट प्रोग्राम। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बूट प्रोग्राम। 96 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में लिखा है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में लिखा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों ये कौन सी भाषा में लिखा है? तो ये सी भाषा में लिखा है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी भाषा में ये लिखा है। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 7 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 24 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। 30 अंक का ये पाठ है वो दोस्तों रहने वाला है। यहाँ पर देखिए 97 नंबर का प्रश्न है, संधि विषयक संगत विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों देखिए वी प्लस इक्षण विक्षण, ठीक है, वधु प्लस उक्ति वधुक्ति, अभि प्लस आगत अभ्यागत, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मात्र प्लस उपदेश मातृपदेश, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही सही है, इसमें सिर्फ दोस्तों एक ही सही है और वो है चौथा नंबर का, और यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये जो वी प्लस इक्षण है तो ये वी के ऊपर दोस्तों छोटी मात्रा आएगी, वी प्लस इक्षण, ये ऐसे होगा दोस्तों, ठीक है, विक्षण। और दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें वधुक्ति, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, वधु, ये मात्रा दोस्तों वधु के अंदर देखिए इस तरफ आएगी है, ठीक है, वधु प्लस उक्ति, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो वधुक्ति है इसके अंदर ये मात्रा ऐसी हो जाएगी। और अभ्यागत दोस्तों ये भय है वो दोस्तों आधा आता है इसमें, अभी प्लस आगत, तो इसमें सिर्फ एक ही सही है, 4 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है? तो दोस्तों अशुद्ध है वो किसका है? तो यहाँ पे देखिए कदापि, कदा प्लस अपि बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए जगत जननी, जगत प्लस जननी, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जगत, ये तय के नीचे दोस्तों यहाँ पर हलंत आएगा, ठीक है, व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है दोस्तों इसमें। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर, चिदानंद में चित प्लस आनंद हो जाएगा और वीरांगना में वीर प्लस अंगना हो जाएगा। आगे देखिए 99 नंबर का प्रश्न है, शब्द समास सुमेलित कीजिए। शब्द समास सुमेलित करना है, यहाँ पर देखिए दोस्तों लाभानी, योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है इसमें, ठीक है। शब्द समास सुमेलित कीजिए, तो दोस्तों शब्द समास से सुमेलित करना, लाभ हानि, तो दोस्तों लाभ अथवा हानि, तो इसमें द्वंद्व समास आ जाएगा, ठीक है। हाथों हाथ, तो दोस्तों हाथों हाथ यानी कि हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में, तो दोस्तों इसमें अवयवी भाव समास आ जाएगा। और चौराहा इसमें संख्यावाचक हो गया दोस्तों, 4 राहों का समाहार, तो इसमें दोस्तों द्विगु समास हो जाएगा। और चंद्रमुख यानी कि चंद्र के समान है जो मुख, तो दोस्तों इसमें कर्मधारय समास आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 1 4 2। 3 1 4 2 कौन से ऑप्शन में है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 3 1 4 2। आगे देखिए 100 नंबर का प्रश्न है, किस शब्द में अवयवी भाव समास नहीं है? किस शब्द में अवयवी भाव समास नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें देखिए सज्जन। सज्जन में दोस्तों कर्मधारय समास है, सत है जो जन, सत है जो जन यानी कि सज्जन। 1 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अनुसार, प्रतिदिन और भरपेट तीनों के अंदर दोस्तों अवयवी भाव समास है। 101 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर देखिए इसमें दोस्तों अलौकिकता और प्रशासनिक,
अलौकिकता में दोस्तों अ प्लस लोक प्लस इक प्लस ता, ठीक है। इसमें दोस्तों एक उपसर्ग दो प्रत्यय लगे हुए हैं। और प्रशासनिक में दोस्तों प्र प्लस शासन प्लस इक है, तो इसमें प्र उपसर्ग है और इक इसमें प्रत्यय है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इन दोनों के अंदर दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे हुए हैं। आगे देखिए यहाँ पे उपसर्ग रहित शब्द है, तो दोस्तों उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? यहाँ पर देखिए दोस्तों अंजलि पहला ही ऑप्शन है, अंजलि यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये उपसर्ग रहित है दोस्तों, क्या है शब्द है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों अविस्तति के अंदर अव, संकल्प में दोस्तों सम और अभ्यारण्य में दोस्तों अ, ठीक है, ये उपसर्ग लगा हुआ है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दुस्साहस, दुस्साहस, तो दोस्तों इसमें दुस्साहस में दुस क्या है? उपसर्ग है, ठीक है, प्रत्यय नहीं है इसमें। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। बाकी में दोस्तों पत्रकार में कार प्रत्यय है, धैर्यवान में वान प्रत्यय है और पुत्रवत में वत प्रत्यय है। 2 नंबर ऑप्शन सही। 104 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्नलिखित में से प्रत्यय से निर्मित शब्द है। निम्नलिखित में से प्रत्यय से निर्मित शब्द है दोस्तों। यहाँ पर देखिए इसमें अपेक्षित 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अपेक्षित है दोस्तों, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अपेक्षित शब्द में इत प्रत्यय का योग है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 105 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए विबुध शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? विबुध शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों ये देवता का पर्यायवाची शब्द है। किसका? देवता का। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे सभी शब्द पर्यायवाची हैं। बताइए कौन से ऑप्शन में सभी शब्द हैं वो पर्यायवाची हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए भिक्षा, याचकवृत्ति, मधुकरी, ये क्या है? तो दोस्तों ये सभी पर्यायवाची है, परस्पर पर्यायवाची है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर इसमें गलत दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों अपर्णा, अपर्णा है, ये दोस्तों किसका है? ये पार्वती का पर्यायवाची है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे और भी देखिए सिंधुजा, रुद्राणी, ये दोस्तों इसमें क्या दे रखे हैं? गलत दे रखे हैं इसका, ये इसके नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सिर्फ और सिर्फ 1 नंबर का इसमें सही है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे कौन सा उर्वर का विलोम है? उर्वर का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? उर्वर का विलोम हो जाएगा उर्सर। क्या हो जाएगा? उर्सर। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उर्सर। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 108 नंबर का प्रश्न है विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म पहचानिए। विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म है वो पहचानना है, तो वो कौन सा है? यहाँ पर देखिए दोस्तों दाता का हो जाएगा दानी, दाता का दोस्तों यहाँ पर है दानी, ठीक है। तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे दानी नहीं होगा, यहाँ पे दाता का हो जाएगा दोस्तों सूम। क्या हो जाएगा? सूम हो जाएगा, ठीक है। और चिरंतन का हो जाएगा दोस्तों नस्वर, तारुण्य का हो जाएगा वार्धक्य और कुल्टा का हो जाएगा पवित्रता। ये बिल्कुल सही दे रखे हैं, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। 109 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्नांकित भिन्नार्थक शब्द युग्मों में से किसका अर्थभेद असुमेलित है? किसका अर्थभेद असुमेलित है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें वर्ण का होता है रंग और वर्ण का मतलब होता है घाव। यहाँ पे चप्पल का मतलब होता है दोस्तों, चप्पल का मतलब होता है चंचल, चप्पल का मतलब चंचल होता है और चपला का अर्थ बिजली होता है। अब यहाँ पर देखिए ये उल्टा दे रखा है, ठीक है। चप्पल का बिजली दे रखा है और चपला का चंचल दे रखा है, जो कि यहाँ पे गलत दे रखा है, ये उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये अर्थभेद असुमेलित है, बाकी सारे सही है इसमें। आगे देखिए यहाँ पे 110 नंबर का प्रश्न है अदय और आद्य शब्द युग्म का सही अर्थभेद किस विकल्प में है? तो दोस्तों अदय का क्या हो जाएगा? अदय का दोस्तों इसमें हो जाएगा आज और आद्य का हो जाएगा प्रथम। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 111 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए कौन सा वाक्यांश युग्म संगत नहीं है? कौन सा वाक्यांश युग्म संगत नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कोई काम करने की इच्छा, कोई काम करने की इच्छा चरीसुणु, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। कोई काम करने की इच्छा है वो उसको बोलते हैं कार्मेच्छा। क्या बोलते हैं? कार्मेच्छा। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्मेच्छा, ठीक है। चरीसुणु है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा इसमें।
सहिष्णु के लिए दोस्तों चलने वाला या गति करने वाला वो होता है दोस्तों सहिष्णु। एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, बाकी इसमें सारे सही है। 112 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? सार्थक किसमें नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए रात्रि में विचरण करने वाला निशाचर होता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जिसके यानी कि जिसे सबके विषय में जानकारी हो सर्वज्ञ, बिल्कुल सही है। 12 महीनों में एक बार होने वाला 12 मासा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, उसको वार्षिक बोलते हैं। ठीक है, 12 महीनों चलने वाला होता है 12 मासा, और 12 महीनों में एक बार होने वाला वार्षिक कहलाता है वो। यहाँ पे वार्षिक आएगा 12 मासा की जगह, और 5 मुख वाला पंचानन होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत दे रखा है। 113 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? सभी शब्द शुद्ध हैं वो किस में है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही शब्द हैं वो शुद्ध है। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं? एक तो है दोस्तों इसमें संग्रहित है, और एक पुनर्जन्म। ये दोनों शब्द हैं वो दोस्तों इसमें शुद्ध है। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पे चरमोत्कर्ष ये भी गलत दे रखा है, उच्छ्वास भी गलत दे रखा है, अनुग्रहित भी गलत दे रखा है। अनुग्रहित के नीचे तो दोस्तों ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब और सही इसमें क्या है? सही है, शुद्ध है। नेक्स्ट आगे देखिए, 114 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द अशुद्ध है? सभी शब्द अशुद्ध है वो दोस्तों किसमें है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ज्योत्सना, संदेपदोष और श्रृंखला, ये तीनों शब्द है वो दोस्तों अशुद्ध है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है मित्रों। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 115 नंबर का प्रश्न है, हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं, उपयुक्त वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? हिंदी के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं, उपयुक्त वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो बताइए किस प्रकार की अशुद्धि है? तो दोस्तों वो है इसमें दोस्तों संज्ञा संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, यानी कि दोस्तों इसका शुद्ध वाक्य बनेगा, हिंदी के प्रचार में आज बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, संकट नहीं है, बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन सही। 116 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो दोस्तों अशुद्ध वाक्य कौन सा है? यहाँ पर देखिए, हमारे प्रांत के लोग मेहनती हैं, हमारे प्रांत के लोग मेहनती है, ये वाक्य क्या है? अशुद्ध है। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। मैं तुझे बता दूंगा, मोहन और उसका पुत्र व्यस्त है, वह आपका चश्मा भूल गया। 4 नंबर ऑप्शन सही। 117 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ दोस्तों यहाँ पे लोकोक्ति दे रखी है, दूसरी तरफ उनके अर्थ दे रखे हैं। यहाँ पे देखिए, अपनी करनी पार उतारनी, यानी कि जैसा करोगे वैसा फल पाओगे। उल्टे बांस बरेली को, यानी कि अपना अपराध न मानकर दूसरों पर बरसना। उल्टे बांस बरेली को, अपना अपराध न मानकर दूसरों पर बरसना। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है कि विपरीत दिशा में कार्य करना। उल्टे बांस बरेली को यानी कि विपरीत दिशा में काम करना, तो ये गलत हो जाएगा। एक और 11 होना, एकता में बड़ा बल। ऊंटो यानी कि ऊदो की पगड़ी मादो का सिर, यानी कि किसी का दोष किसी पर मरना। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। 118 नंबर प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से असंगत मुहावरे का चयन कीजिए। असंगत मुहावरे का क्या करना है? चयन करना है। यहाँ पर देखिए, ऊंचे नीचे पैर पड़ना, ऊंचे नीचे पैर पड़ना यानी कि दोस्तों आंगन का समतल न होना, ये गलत हो जाएगा। इसका अर्थ होता है दोस्तों कुमार्ग पर चलना, कुमार्ग पर चलना। 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बाकी इसमें सारे सही है। 119 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किसमें हिंदी परिभाषिक रूप सही है? किसमें हिंदी परिभाषिक रूप सही है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें मिनट्स कार्य योजना, दोस्तों मिनट्स कार्य योजना नहीं होता, कार्यवर्त होता है इसका अर्थ। और सब जुडिस, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, न्यायाधीन, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे देखिए विजिलेंस, यहाँ पे सतर्क, ये गलत हो जाएगा, सतर्कता होगा दोस्तों। ठीक है, और मोर ओब्लिगेशन, नैतिक समर्थन, तो दोस्तों नैतिक दायित्व होता है। तो यहाँ पर इसमें सिर्फ 2 नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे असंगत हिंदी परिभाषिक शब्द है। असंगत हिंदी परिभाषिक शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए परजुरी, शपथ पूर्वक, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, इसका होता है शपथ भंग। ठीक है, बाकी इसमें सारे सही दे रखे हैं। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। विलफुल, जानबूझकर, पर्सनल, कार्मिक और डिपोनेंट यानी कि अभिसाक्षी। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
अब अपन दोस्तों भाग 8 के अंदर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित दोस्तों 16 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। 20 अंक का ये पाठ है वो दोस्तों रहने वाला है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पे देखिए, पैसेज से संबंधित अपने को 121 और 122 प्रश्न का क्या करना है, उत्तर देना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए डायरेक्ट बता देता हूँ, पैसेज आप पढ़ोगे तो दोस्तों आपको आंसर है वो इसका पता लग जाएगा। देखिए, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग विच सम फोल्क्स डू नो सूनर दे सेटल इन ए रेलवे कैरिज। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, दे स्टार्ट पासिंग ईच अदर सैंडविचेज एंड पेस्ट्रीज। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, यहाँ पर देखिए रेपिडिटी यूज्ड इन द पैसेज। तो दोस्तों रेपिडिटी का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पे मीनिंग बताना है, ठीक है, जो पैसेज में यूज हुई है, तो वो है दोस्तों यहाँ पे क्विकली। यहाँ पर समानार्थक शब्द बताना था, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 123 नंबर का प्रश्न है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज हैव यूज्ड एज मेन वर्ब। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर हैव जो मुख्य क्रिया है, ठीक है, तो इसका अर्थ होता है दोस्तों जैसे कि स्नान करना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों आई हैव ए सोवर एवरी मॉर्निंग, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट डिटरमिनर चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ पर दोस्तों अपने को खालिस्तान भरना है। आई डोंट हैव मनी विथ मी, आई डोंट हैव मनी विथ मी, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनी एक दोस्तों प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर इसमें दोस्तों मनी के आगे क्या लगेगा, मच। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मच का प्रयोग होगा। आगे देखिए, यहाँ पे वही खालिस्तान भरना है, ठीक है, यहाँ पर देखिए टेंस का प्रयोग करते हुए भरना है आपकी बार। बाय द टाइम द ट्रेन अराइव्स वी वेट फॉर ओवर एन हॉवर। तो दोस्तों यहाँ पर वेट से पहले क्या आएगा वो अपने को बताना है, टेंस का प्रयोग करते हुए बताना है। तो दोस्तों इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का दोस्तों इसमें प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल हैव बीन का प्रयोग होगा, विल हैव बीन वेटिंग, विल हैव बीन वेटिंग, तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 126 नंबर प्रश्न है, चेंज द सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड फॉर्म, चेंज द सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए, कुड यू पास द शुगर प्लीज शी सेड, कुड यू पास द शुगर प्लीज शी सेड। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों देखिए इसमें प्लीज आया तो रिक्वेस्टेड आ जाएगा, शी रिक्वेस्टेड मी टू पास द शुगर, तो यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 127 नंबर का प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग विथ देयर मीनिंग। दोस्तों यहाँ पर देखिए विक्ट्री, विक्ट्री का अर्थ मतलब क्या होता है, जीत, विक्ट्री का क्या अर्थ होता है, जीत, तो यहाँ पे हो जाएगा विन, ठीक है। बोर्ड का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पे इसका अर्थ होता है विशाल, ठीक है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों इसमें वास्ट, वास्ट। और अकोमोडेट, अकोमोडेट का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों स्थान देना या जगह देना, तो दोस्तों इसका हो जाएगा इसमें क्या, तो इसका हो जाएगा दोस्तों फिट। और अवय का मतलब होता है दोस्तों डर या श्रद्धा का मिश्रण, तो यहाँ पर इसका इसका हो जाएगा दोस्तों फियरफुल, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 3 1 4 2, 3 1 4 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 128 नंबर का प्रश्न है, द इडम एट वंस फिंगर टिप्स मीन्स, इडम द इडम एट वंस फिंगर टिप्स मीन्स, तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें रीडली अवेलेबल नॉलेज। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 129 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मैच द फॉलोइंग विथ करेक्ट एंटोनियम। दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है, विलोम शब्द बताना है। इंडस्ट्रीज, दोस्तों इंडस्ट्रीज का विलोम है वो क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रीज का मतलब होता है मेहनती, और इसका विलोम हो जाएगा दोस्तों लेजी, यानी कि दोस्तों कामचोर। और सक्सेस, सक्सेस का मतलब होता है दोस्तों सफलता, और सफलता का विलोम क्या हो जाएगा, असफलता, जिसको बोलते हैं दोस्तों फेलियर, ठीक है। अलाउ, अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना, और
देनी का मतलब होता है दोस्तों मनाही करना, और अनाउंस्ड अनाउंस्ड का मतलब होता है दोस्तों घोषित करना, और इसमें देखिए सप्रेस्ड इसका मतलब होता है दोस्तों रोका गया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों 2 4 1 3, 2 4 1 3 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर इसमें एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 4 1 3। 130 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चेंज द वॉइस इन द सेंटेंस गिवन बिलो बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। दोस्तों यहाँ पर देखिए दे हैव नॉट कैच द थीव्स, इसका पेशिव वॉइस बनाना है दोस्तों। इसका पेशिव वॉइस बनाओगे तो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका पेशिव बनेगा द थीव्स हैव नॉट बीन कैच बाय देम। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 131 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें देखिए, आई एम ट्राइंग टू फोन हर बट आई कांट, आई एम ट्राइंग टू फोन हर बट आई कांट, बट आई कांट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है गेट थ्रोट। तो यहाँ पर इसमें बट आई कांट गेट थ्रोट, तो यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो उसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका मतलब होता है किसी से संपर्क कर पाना। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट सब्स्टिट्यूट द वर्ड। दोस्तों यहाँ पर देखिए इलिजिबल, इलिजिबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अस्पष्ट, ठीक है। तो यानी कि इसका अपने को क्या बताना है? चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट सब्स्टिट्यूट द वर्ड एलिजिबल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा इसमें राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, यानी कि दोस्तों जिसे पढ़ा न जा सके, वही होता है दोस्तों अस्पष्ट। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 133 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस। अपने को करेक्ट सीक्वेंस में इसको क्या करना है, जमाना है। यहाँ पर देखिए, बट ही वाज नॉट सेलेक्टेड, ही परफॉर्म्ड वेल इन द इंटरव्यू, थॉट ही हैड गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स एंड इम्प्रेस्ड द पैनल। अब इसको सीक्वेंस में अपने को क्या करना है, जमाना है। तो इसमें सबसे पहले आएगा दोस्तों यहाँ पे थॉट ही हैड गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स, ये आएगा 1 नंबर पे। फिर आएगा दोस्तों यहाँ पे ही परफॉर्म्ड वेल इन द इंटरव्यू, ये आएगा 2 नंबर पे। फिर आएगा दोस्तों इसमें एंड इम्प्रेस्ड द पैनल, ठीक है, ये आएगा 3 नंबर पे। और फिर आएगा दोस्तों बट ही वाज नॉट सेलेक्टेड, तो यहाँ पर ये 4थे नंबर पे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर क्यू एस पी, आर क्यू एस पी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, खालिस्तान बनना है। इसमें देखिए, देयर इज एन एक्सेप्शन एवरी रूल, तो क्या आएगा इसमें? तो इसमें आएगा दोस्तों देखिए, इसमें टू एवरी रूल आएगा। इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। टू का प्रयोग है वो लिमिट और कोई एडिशन पॉइंट को दर्शाने के लिए होता है। 2 नंबर ऑप्शन सही। 135 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, स्पॉट द एरर इन द सेंटेंस, स्पॉट द एरर इन द सेंटेंस। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? She said that the horse died at the night. She said that the horse died at the night. तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें, बताइए कौन सा? तो देखिए, नाइट शब्द है, इससे पहले द का प्रयोग है वो नहीं होता है। तो यहाँ पर 8 नाइट होता है प्रयोग। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा द नाइट है वो, इसमें क्या है, एरर है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूज द सेंटेंस दैट कॉन्वेज द सेम मीनिंग एज। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सी डिनाइड हैविंग स्टोलन द नेकलेस, तो यहाँ पर क्या आएगा? मतलब दोस्तों यहाँ पर हार चुराने से संबंधित है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी रिफ्यूज टू एडमिट दैट सी हैड स्टोलन द नेकलेस। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन भाग 9 के अंदर गणित से संबंधित 24 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। 30 अंक का दोस्तों ये पाठ है वो रहने वाला है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपए में 3 केजी चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्रति किग्रा है। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा, इसका प्रारंभिक मूल्य का दोस्तों सूत्र है
रुपए इंटू आर प्रतिशत बटे मात्रा इंटू 100 प्लस माइनस आर प्रतिशत। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, देखिए इसमें 120, भाई 120 रुपए में 3 किलो चीनी यदि खरीद सकता है तो 120 इंटू 20 बटे 3 इंटू 100 माइनस 20, ये कमी हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर कितना हो जाएगा 80। बस इसको काट लीजिए, इसको आप काटोगे तो दोस्तों ये 40 से, देखिए 20 से कितनी बार कट गया, 4 बार कट गया, और ये कितनी बार कटा तो दोस्तों ये 30 बार कटा। अब 30 में 3 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा 10, और यही अपना सही उत्तर हो जाएगा 10 रुपए। ठीक है, 10 रुपए आरंभिक मूल्य था दोस्तों। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसी पूंजी के साथ ए, बी और सी साझेदार है जिनमें ए का अंशदान 10,000 रुपए है। यदि 1000 के कुल लाभ में से ए को 500 रुपए मिलता है, बी को 300 रुपए मिलता है, तो सी की पूंजी है। देखिए ए का अंशदान है वो 10,000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सीधा सा मैं आपको बताऊं, भाई 500 ए को मिले, बी को 300 मिले, तो सी को कितने मिले 200। ठीक है, अब सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ये 300 और इसको मिले दोस्तों 500, अनुपात निकाल लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भाई 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गई, यानी कि 5 3 और 2। ठीक है, 5 3 और 2, तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा 10,000 को है तो दोस्तों इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 दूनी 10,000, तो ये हो गए दोस्तों 3 दूनी 6,000 ये हो गए, और 2 और 2 दूनी 4,000, तो यहाँ पे 4,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे संख्याओं 6 7 15 17 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाएगी, परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें दोस्तों सीधा सा है 6 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स, 15 प्लस एक्स और 17 प्लस एक्स। ठीक है, ये आपको इतना करना है। तो दोस्तों यहाँ पर सीधा सा है, इसको अपन दोस्तों कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, यानी कि 6 प्लस एक्स, ठीक है, और 7 प्लस एक्स, ये अनुपात में लगा लीजिए दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, फिर बराबर दोस्तों यहाँ पे 7 प्लस एक्स और दोस्तों 15 प्लस एक्स। ठीक है, इसको अपन दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ देखिए नहीं 7 प्लस, दोबारा से देखिए इस प्रश्न को, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों 6 प्लस एक्स। ठीक है, अनुपात दोस्तों 7 प्लस एक्स। ठीक है, फिर समानुपात, फिर दोस्तों यहाँ पर लिख सकते हैं 15 प्लस एक्स, और समानुपात हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, यानी कि अनुपात 17 प्लस एक्स। ठीक है, बस इतना करना है आपको। फिर उसके बाद में तो दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा मध्य पदों का गुणनफल बटे बाह्य पदों का गुणनफल। तो यहाँ पे 6 प्लस एक्स और अनुपात 7 प्लस एक्स हो जाएगा, और बराबर 7 प्लस एक्स अनुपात 15 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, वही बस यही करना है आपको, और फिर इसको काट देना है। तो यहाँ पे दोस्तों x बराबर 3 आ जाएगा, इसको काटोगे तो आप, तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 3 12 6 8 18 15 का माध्यिका से माध्य विचलन याद करना है। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों x आपको दे रखा है 3, यहाँ पर देखिए 3 12 6 8 18 15, इसको अपन क्रम में जमाएंगे, ये x निकल के आ जाएगा दोस्तों। x निकल के आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर कितना, तो यहाँ पर 3 6 8 12 15 और 18, ये क्या है, ये x है। ठीक है, अब दोस्तों माध्यिका निकालनी है, तो माध्यिका इसमें क्या निकलेगी भाई, कितनी संख्या है, 3 और 3 6। ठीक है, तो दोस्तों 6 है, तो यहाँ पे तीसरा और चौथा पद बटे 2 करना है। तो यहाँ पे तीसरा पद कौन सा हो जाएगा 8, और चौथा पद कितना हो जाएगा 12, जोड़ के 2 का भाग दे लीजिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माध्यिका दोस्तों, यहाँ पे 10 आ जाएगा। माध्य विचलन करना है तो 10 में से घटाते जाइए,
ये बचा दोस्तों 7, ये बचा दोस्तों 3, ये बचा 2, ये बचा दोस्तों यहाँ पर 2, ये बचा 5 और ये बचा 8। ठीक है, इनका सबका टोटल कर लीजिए तो कितना आ जाएगा दोस्तों 28। अब 28 में दोस्तों सीधा सा है, आप 6 का भाग दे लीजिए। भाई संख्या कितनी है 6, तो इसमें 28 में 6 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों 4 सही 2/3। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 141 नंबर का प्रश्न है, एक कार चालक किसी स्थान से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्थान तक जाता है। ठीक है, तो तुरंत वहां से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आरंभिक स्थान पर लौट जाता है या लौट आता है। यदि दोनों स्थानों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर हो तो कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कार की है वो औसत चाल है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें दोस्तों एक कार चालक किसी स्थान से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दोस्तों दूसरे स्थान तक जाता है। ठीक है, दूसरे स्थान तक जाता है, तुरंत वहां से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दोस्तों वो आरंभिक स्थान पर लौट आता है। यदि दोनों स्थानों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है तो उस कार की औसत चाल है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों इसमें 2 इंटू 30 इंटू 20 बटे दोस्तों 30 प्लस 20 कर लेना, तो कितना हो जाएगा 50। बस 30 दूनी 60, तो 60 इंटू 20 कितना होता है, तो दोस्तों 1200। 1200 में 50 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, तो दोस्तों 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 142 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी उस काम को 12 दिन में तथा ए और सी उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकेंगे। तो दोस्तों तीनों मिलकर यानी कि एबीसी द्वारा लिया गया समय, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 10 इंटू 12 इंटू 15 बटे दोस्तों क्या हो जाएगा 10 इंटू 12, 10 इंटू 12 ये ब्रैकेट में हो जाएगा दोस्तों, प्लस दोस्तों 10 इंटू 15। ठीक है, प्लस दोस्तों यहाँ पे 12 इंटू 15। ठीक है, बस इसको काट लीजिए, इसको आप काटोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 8 दिन आ जाएगा। तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 6x² y x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर 18xy² x माइनस वाई स्क्वायर और 12x x माइनस वाई क्यूब का महत्तम समापवर्तक होगा। इसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 6x x माइनस वाई ब्रैकेट में। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 144 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु को 1056 रुपए में बेचने पर 12% की हानि होती है, उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए जिससे कि 15% का लाभ हो। यहाँ पर देखिए 12% की हानि पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1056 हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य का अनुपात दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 100 प्लस माइनस R%। तो यहाँ पे 12% हानि पर विक्रय मूल्य का अनुपात है वो कितना हो जाएगा दोस्तों 88 हो जाएगा। ठीक है, अब 15% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों 115 हो जाएगा। तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर है 15% लाभ पर विक्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों 1056 बटे 88 इंटू 115। बस काट लीजिए इसको, कितना आ जाएगा 1380। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए किसी वस्तु को 840 रुपए में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपए में बेचने से हुई हानि से दुगना है, वस्तु का क्रम मूल्य क्या है। तो दोस्तों वस्तु का क्रम मूल्य कितना है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अंतर कितने का है 240 का है। तो सीधा सा है 240 बटे 3 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 80। और दोस्तों 600 में 80 रुपए जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा तो 680 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। भाई कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा साधारण ब्याज की दर से, तो एक तो है ही 4 गुना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे सीधा सा है 30 वर्षों में, 10 वर्ष में 1 गुना हो रहा है। तो दोस्तों 3 वर्षों में 3 गुना और 1 गुना तो अपने पास पहले से था ही। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 750 रुपए का 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। भाई सीधा सा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 750 इंटू 105 बटे 100
इंटू 105/100 इंटू 105/100, बस काट लीजिए इसको। राइट आंसर आपके पास में आ जाएगा कितना दोस्तों, ये फिर उसको 750 में से घटा देना दोस्तों, ठीक है। तो ये आ जाएगा 118.21 रुपए। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक आयताकार प्लॉट की और इसका क्षेत्रफल 500 है, ठीक है। एक आयताकार प्लॉट, उसका क्षेत्रफल दोस्तों 500 मीटर है, भुजाओं में 5:4 का अनुपात है, प्लॉट का परिमाप है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें 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 देखिए दोस्तों, यानी कि एक आयताकार प्लॉट की भुजाओं का दोस्तों अनुपात है वो 5:4 है, ठीक है। और उसका क्षेत्रफल दोस्तों 500 वर्ग मीटर है। तो प्लॉट का परिमाप है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा प्रश्न है वो ऊपर नीचे हो गया है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें इसमें होगा दोस्तों, देखिए सीधा सा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों इसका उत्तर। इसमें आएगा दोस्तों 90 मीटर, ठीक है दोस्तों। 90 मीटर आ जाएगा। प्लॉट का परिमाप 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, ये वाला सूत्र लगा लेना। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 90 मीटर। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई तथा उसकी परिमाप 5:16 के अनुपात में हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात होगा। तो लंबाई और चौड़ाई में अनुपात है वो कितना होगा, तो दोस्तों वो हो जाएगा 5:3। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर दो बेलनों की आधार त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, उनके आयतनों का अनुपात होगा। डायरेक्ट बता देता हूं दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 20:27। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 1 सेमी व्यास और 8 सेमी लंबी एक तांबे की छड़ को खींचकर एक समान व्यास वाले एक तार के रूप में बनाया जाता है जिसकी लंबाई 18 मीटर है, तार की त्रिज्या सेंटीमीटर में है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, सीधा सा हो जाएगा दोस्तों। देखिए, तांबे की छड़ का आयतन है वो यहाँ पे पाई r²h। तो यहाँ पे पाई है वो दोस्तों कितना, पाई r है वो दोस्तों कितना है, तो व्यास है वो तो 1 सेमी है, तो 0.5 हो जाएगा। तो ये दोस्तों पाई r² इंटू h, h है लंबाई, तो यहाँ पे 8, बस, ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों तांबे की छड़ के आयतन। और तांबे का तार का जो आयतन हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे पाई इंटू r² इंटू 1800 घन सेमी, ठीक है भाई। 18 मीटर है तो ये 1800 घन सेमी हो जाएगा। बस इनको बराबर में रख के काट दीजिए। राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे r 1/30 सेमी। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 4 भाइयों की औसत उम्र 12 वर्ष है, तो 4 इंटू 12 कर लीजिए, ठीक है। यदि उनकी उम्रों में उनकी माँ की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो कुल औसत में 5% की बढ़ोतरी हो जाती है। तो भाई सीधा सा है, अब कितने हो जाएंगे 5, और औसत है वो कितना हो गया, तो दोस्तों 17 हो गया। तो 17×5 85 हो गया, ठीक है। पहले कितना था, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 इंटू 12, तो 12 चौके 48, 4 इंटू 12 कितना 48। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों माँ की उम्र बताइए। माँ की उम्र है वो दोस्तों अपने को क्या करना है, बताना है। तो माँ की उम्र दोस्तों 85 में से 48 गए तो कितने बचे, 37 वर्ष। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किसी शहर की जनसंख्या के प्रथम वर्ष में 10% की कमी और दूसरे वर्ष में 20% की कमी होती है, तो बताइए कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। देखिए, प्रथम वर्ष में 10% की कमी और दूसरे वर्ष में 20% की कमी। तो बताइए, देखिए सीधा सा मैं आपको बताऊं भाई, 90 हो गई, फिर 90 का दोस्तों 20% निकाल लीजिए, तो 9 दूनी 18, 90 में से 18 गए तो कितने बचे, 72, ठीक है। अब 100 में से दोस्तों 72 गए तो कितने बचे, 28, तो 28% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन सही। ये देखिए, ये थोड़ा सा सही से टाइप नहीं हुआ है। 155 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, यदि 2x + 3y = 31 तथा 7x = 5y हो तो 2y - x का मान होगा। तो यहाँ पर दोस्तों सीधा सा हो जाएगा,
2x प्लस 3y बराबर 31 और 7x बराबर 5y, ठीक है, के अनुसार दोस्तों इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं x बटे y बराबर दोस्तों 5/7। समीकरण पे दोस्तों क्या हो जाएगा 2y माइनस एक्स में मान रखने पर दोस्तों क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट 7 माइनस 5, तो दोस्तों यहाँ पे 14 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, एक निश्चित समयावधि में किसी देश का आयात निर्यात रुपए में निम्नलिखित दंड आरेख में दिया गया है। देखिए यहाँ पे दंड आरेख को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। वर्ष 2015-16 की तुलना में 2016-17 के दौरान आयात में प्रतिशत में वृद्धि हुई। आयात में प्रतिशत की वृद्धि हुई दोस्तों, इसमें देखिए कितना है 700, ठीक है, और इसमें कितना हो गया दोस्तों 1200। तो भाई वृद्धि हो रही है, तो कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसमें दोस्तों वृद्धि हो रही है 500 की, ठीक है। तो इसमें अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 500 बटे 700 इंटू 100, 500 बटे 700 इंटू 100, तो काट लीजिए इसको, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 500 में 7 का भाग दे दीजिए, ठीक है। 500 में दोस्तों 7 का भाग है भाई 700 और ये 1200, ठीक है। तो अंतर हुआ दोस्तों इसमें कितने का 500 का, ठीक है, हाँ सही है। तो यहाँ पे 500 बटे 700 इंटू 100 कर लीजिए, तो अब देखिए 7 7 49, फिर बचा दोस्तों यहाँ पे 71 पॉइंट कुछ उत्तर आएगा। यहाँ पे ये ऑप्शन है वो गलत है, 71 पॉइंट कुछ कर लेना दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 157 नंबर प्रश्न है, 4/7, 5/13, 6/11 और 3/5 और 2/3 भिन्नों में दूसरा सबसे छोटा कौन सा है। भाई इनके आगे आप 0 लगा के और इनका भाग देके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा दोस्तों। दूसरी सबसे छोटी भिन्न संख्या इसमें 6/11 होगी। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, दिए गए आकृति में ए बी सी डी, देखिए यहाँ पे ए बी ओ 40 डिग्री दे रखा है और सी डी ओ दोस्तों 30 डिग्री दे रखा है, तो डी ओ बी का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए डी ओ, ये डी और ये ओ और ये बी, ठीक है, इसका मान दोस्तों अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, सीधा हो जाएगा 40 और 30 कितने होते हैं 70, तो यही हो जाएगा दोस्तों इसमें 70 डिग्री। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों 59 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, इसमें भी दोस्तों देखिए त्रिभुज ए एल सी, ये त्रिभुज है दोस्तों, ठीक है, त्रिभुज ए एल सी 60 डिग्री है और त्रिभुज एल सी डी है का समद्विभाजक ईसी है। यदि ई एफ ए बी हो तो दोस्तों त्रिभुज सी ई एफ का मान कितना है। सी ये रहा और ये ई और ये एफ, यानी कि इसका मान है वो क्या है। तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका 60 का आधा कितना होता है 30, तो यहाँ पे 180 में से दोस्तों 30 डिग्री गया तो क्या बचा 150, तो यहाँ पर 150 डिग्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए बहुभुज के अंतः कोणों का योग होता है, तो कितना होता है, तो दोस्तों ये होता है ए प्लस सॉरी ये होता है दोस्तों n माइनस 2 इंटू 180, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, n माइनस 2 इंटू 180, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं वो भी जरूर बताएं। आराध्या RS एकेडमी के साथ में जुड़े रहिए, पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे तो वो जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।